गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रबंधन प्रक्रिया का सबसे पहले अर्थ समझेंगे और उसके बाद हम इसके कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इनको जानने से पहले हम एक बार थोड़ा सा लाइटली हम व्यंजन सूची के बारे में समझ लेते हैं। यानी जो हमारा मेनू होता है, ठीक है, उसके बारे में हम एक बार थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक सुनियोजित व्यंजन सूची भोजन प्रबंधक के सतर्क विचारों को दर्शाती है और निम्न 3 दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है। क्या करती है? 3 दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है, जिसमें दिया हुआ है ABC। तो फर्स्ट है हमारा ए, यानी परोसे गए भोजन की मात्रा। परोसे गए भोजन की मात्रा, विविधता और स्वाद के साथ साथ परोसने के तरीके से ग्राहक को उसके द्वारा अदा की गई कीमत की वसूली का एहसास हो। बी, कर्मचारियों को जिन्हें व्यंजन सूची में लिखित दर्शाए गए खाद्य पदार्थों को वास्तविक रूप में परोसना होता है। यानी जो भी एक मेन्यू होता है, मेन्यू के अकॉर्डिंग एक वेटर आता है, वेटर आके और एक व्यंजन की सूची लिखित में लेके जाता है। तो ये वास्तविक रूप में जो लिखित में दर्शाए गए हैं वही खाद्य पदार्थ हैं जो कि परोसने में होने चाहिए। फिर है सी, प्रबंधन जो जिन्हें लाभ, ख्याति और उनके प्रतिष्ठान पर दोबारा आने वाले संतुष्ट ग्राहकों के रूप में संतोष मिलता है। आकर्षक और अच्छी डिज़ाइन वाली व्यंजन सूची बिक्री को बढ़ाती है। यानी जो मेन्यू डिसाइड करते हैं वो उसमें सब चीज़ें एक आकर्षक और अच्छी डिज़ाइन वाली होनी चाहिए और रेटें भी उसकी सही होनी चाहिए। तो आने वाला जो ग्राहक है वो उससे संतुष्ट हो जाता है और नेक्स्ट टाइम वापस से आता है और विज्ञापन का साधन भी बन सकती है। विभिन्न प्रकार की व्यंजन सूचियाँ होती हैं और ये बहुत रुचिकर और चुनौतीपूर्ण होती है, विशेषकर उनके लिए जिनको विभिन्न व्यंजनों में बहुत रुचित होती है, यानी बहुत अधिक जिन्हें उनमें रुचि होती है। फिर है व्यंजन सूची नियोजित करने के लाभ। अब व्यंजन सूची को हम पहले से नियोजित कर लेते हैं तो उसके हमें क्या लाभ होते हैं। देखिए, इससे व्यक्ति के श्रम की बचत होती है और समय की भी बचत होती है तथा यह लागत प्रभावी अर्थात किफ़ायती होती है। अब ये जो उसमें जो रेटें भी फिक्स करी हुई होती है तो वो सब चीज़ें क्या होती है, प्रभावी तथा किफ़ायती होती है कि प्रभावी भी हो, सामने वाले को ज़्यादा भी नहीं लगे और हमें भी फ़ायदा हो। तो ऐसी रेटें उसमें पहले से डिसाइड करके रखते हैं। फिर आजकल भोजन सेवा प्रतिष्ठान का प्रकार कोई भी हो, सामान्यतः प्रतिष्ठान को चलाने के लिए प्रबंध कौशलों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे मेन्यू सूची के बारे में। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है हम उस पर ही आते हैं। भोजन सेवा प्रबंधन, भोजन सेवा में प्रबंधन। ठीक है, प्रबंधन कई प्रकार का होता है लेकिन भोजन सेवा में प्रबंधन हम आज जानेंगे। तो प्रबंधन प्रभावी तथा कुशलता पूर्वक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रभावी तथा कुशलता पूर्वक लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। प्रबंधन किसी संगठन या इकाई के संचालन तथा नियंत्रण की वह प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का कुशल उपयोग किया जाता है। अब है दूसरी इसमें बताई गई है कि प्रबंधन एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने तथा उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें कोई समूह कार्य करते हुए अपने लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करता है। हाँ, तो 3 परिभाषाएं हमने जानी कि भोजन सेवा में प्रबंधन क्या होता है। अब देखिए, प्रबंधन प्रक्रिया का संचालन एवं नियंत्रण करने वाले व्यक्ति को प्रबंधक कहते हैं। देखिए, प्रबंधन की प्रक्रिया को जो भी नियंत्रित कर रहा है, मैनेजमेंट को जो भी संभाल रहा है वो क्या कहलाता है? एक प्रबंधक कहलाता है। क्या कहलाता है? एक प्रबंधक कहलाता है। किसी भी प्रबंधक का मुख्य कार्य
उद्देश्य प्राप्ति के लिए योजना बनाना है। अब देखिए, जो कोई भी हो, मान लो संस्था में, कहीं पर भी कैटरिंग में, या फिर हम कहें तो रेस्टोरेंट में, होटल में, जो भी प्रबंधक होता है, उसका जो मुख्य कार्य क्या होता है कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए योजना बनाना। उनका टारगेट होता है कि हमें इतना पैसा लगाना, इतने पैसे पे हमें इतना मुनाफा होना ही चाहिए। तो पहले से एक योजना बना के तैयार रखता है कि हमें किस किस प्रकार से, किस में कितना पैसा लगाना है, मेन्यू किस प्रकार से हमें डिसाइड करना है, वर्कर को हमें कितना पैसा देना है, जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे करके वो सारा पहले से एक योजना बना लेता है, यानी उसका उद्देश्य है धन कमाना। तो वो एक योजना तैयार कर लेता है। संसाधनों को आयोजित तथा प्रेरित करना। अब संसाधनों को क्या करते हैं, आयोजित करते हैं और प्रेरित करते हैं। उचित निर्देशन तथा नियंत्रण करना होता है। अब एक प्रबंधक का कार्य क्या होता है, समय समय पर निर्देशन देता रहता है कि ये कार्य ऐसे नहीं ऐसे करना है, या फिर नियंत्रण भी करता है कि कोई मान लो किसी से मिस्टेक हो जाती है या नहीं समझ में आता है तो वो उसको कंट्रोल करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो योजना की सफलता के लिए सभी जरूरी निर्णय लेना होता है। अतः प्रबंधन को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्णय लेने और संसाधनों पर नियंत्रण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। प्रबंधन प्रक्रिया में मानवीय तथा गैर मानवीय अथवा सामग्री संसाधनों का प्रबंधन सम्मिलित होता है। ये संसाधन सामान्यतः 6M के रूप में जाने जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे M 6M ये एक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। 6M क्या होता है ना, या 6M के रूप में किस चीज़ को जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहला है मनी। 6M के रूप में क्या है, मनी, ठीक है। फिर है मटेरियल, सामग्री, फिर मैन, फिर है मशीन, फिर है मिनट, और फिर है हमारा मार्केट। अब देखिए 6M यानी हम प्रबंधक का जो मुख्य कार्य है वो 6 उद्देश्यों को पूर्ण करना है। इसमें 6M को ध्यान में रखते हुए उसे अपने रेस्टोरेंट को संभालना है। ठीक है, तो 6M का मतलब है कि हमारे पास पैसा भी होना चाहिए, सामग्री भी होना चाहिए, और काम करने के लिए मैन भी चाहिए, और अब मैन को भी काम करने के लिए मशीनें चाहिए, समय चाहिए, और फिर कितना समय चाहिए, मिनट्स भी चाहिए, और मार्केट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम मार्केट से खरीदते हैं और मार्केट में ही हमें सेल करनी होती है। तो इस प्रकार से 6M का मतलब इसमें ये सब चीज़ें बताई है। फिर प्रबंधन प्रक्रिया में कई कार्य सम्मिलित होते हैं, जैसे कि नियोजन, आयोजन, प्रतिनिधित्व, निर्देशन प्रेरित करना, बजट बनाना और संपूर्ण प्रक्रम का समन्वय करना। इन सभी कार्यों का विस्तृत विवरण इस प्रकार से है। तो हम अगले पिक्चर में देखते हैं। अब देखिए प्रबंधन प्रक्रिया के कार्य। प्रबंधन प्रक्रिया के कार्य जैसे कि अभी यहाँ पे बताया गया था क्या क्या होते हैं। नियोजन है, फर्स्ट है हमारा नियोजन। कौन सा है, नियोजन। अब नियोजन क्या होता है, नियोजन जो होता है कि यानी कोई भी कार्य करने से पूर्व सोचना या विचारना, यानी किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हम उसके बारे में योजना विचार बना लेते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं। यानी हमें इस कार्य को किस प्रकार से करना है, कितनी इसमें लागत है,
कितना इसमें समय लगेगा, कितने इसमें वर्कर चाहिए हमें काम करने के लिए। फिर है हमारा स्टाफ को रखना, कि जो भी हम व्यवस्था चला रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें स्टाफ कितना चाहिए। फिर है नेक्स्ट, अभी हम इनको एक बार डिटेल में पढ़ेंगे तो शॉर्टली हम आपको बता देते हैं। फिर है एक रह गया बीच में ये वाला, हाँ ये है आयोजन। आयोजन क्या होता है, यानी किस कार्य को कब, कहाँ और कैसे करना है, किस प्रकार से इसका आयोजन करना है। यह जगह निश्चित की जाती है, समय निश्चित किया जाता है, और इसे कैसे हमें मैनेज करना है, ये 3 चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। फिर है निर्देशन और कार्य सौंपना। सबसे पहले हमने क्या किया भाई, नियोजन किया, कि हमें सोचना शुरू किया इस चीज़ के बारे में जो हमें करना है। फिर उसका आयोजन कब, कैसे और कहाँ करना है। फिर हम उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर स्टाफ भी रखते हैं। ठीक है, काम करने के लिए स्टाफ तो चाहिए। अब स्टाफ के बाद हम निर्देशन और कार्य भी सौंपते हैं, कि कौन सा कार्य किसको करना है, और उसको हम निर्देश देते हैं कि किस प्रकार से उस कार्य को करना है। फिर नियंत्रण करना, तो नियंत्रण करने के लिए भी एक प्रबंधक की आवश्यकता होती है। तो एक प्रबंधक, हम हर क्षेत्र में एक प्रबंधक की व्यवस्था करते हैं, जो उसे समय समय पर जांच पड़ताल करता है, नियंत्रण करता है और गाइड करता है। फिर है समन्वय करना। अब देखिए, एक संस्था में बहुत से वर्कर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो एक कोऑर्डिनेटिंग की भी ज़रूरत होती है, यानी सब में एक समन्वय बनाने के लिए भी एक व्यक्ति चाहिए होता है। तो उसके लिए एक कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था करनी पड़ती है। फिर हमारा आ जाता है, देखिए कोऑर्डिनेटर हो गया, उसके बाद हमारा आएगा प्रतिवेदन, यानी रिपोर्टिंग। अब हमने जो भी कार्य किया है, हम उसका एक प्रतिवेदन, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, कि हमने अमुक अमुक कार्य इस प्रकार से तैयार किया, हमने तन्मय इस कार्य को शुरू किया, या हमने ऐसे रखा, इस जगह पे रखा, ऐसे हमें करना है, इसके लिए हमने इस व्यक्ति को ये कार्यभार सौंप दिया है, इसको ये कार्यभार सौंप दिया है, ये समन्वय करवाएगा। फिर ये सारी क्या हो गई, इन चीज़ों की हम एक लिखित रूप में एक रिपोर्टिंग तैयार करते हैं, एक प्रतिवेदन हमारा तैयार करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कितना पैसा हमें खाद्य सामग्री जो हम मंगवा रहे हैं उसमें लगेगा, कितना हमारा डेकोरेशन में लगेगा, कितना हमारे स्टाफ को देना है, कितना हमें एक जो कोऑर्डिनेटर है, एक कंट्रोलिंग मेंबर है, एक इनको हमें कितना पैसा देना है। तो इन सब का हम एक बजट तैयार करते हैं, कि इनमें हमारा कितनी लागत है, कितना पैसा हमें इस कार्य में, इस आयोजन में लगेगा। ठीक है, तो ये सारे कार्य क्या है, एक प्रबंधन प्रक्रिया के ही कार्य है। हम जो कोई भी चीज़ इवेंट करना चाहते हैं, फैमिली फंक्शन या और कुछ, तो उसमें ये सारी प्रक्रिया चलती है। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं अब 1 बाय 1 पॉइंट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि हम वैसे इनके बारे में समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार इसकी रीडिंग करेंगे। फर्स्ट है नियोजन प्रबंधन प्रक्रिया का मूलभूत और निर्णायक कार्य है, क्योंकि प्रक्रिया के अन्य सभी कार्य नियोजन पर ही निर्भर करते हैं। नियोजन अर्थात योजना बनाने के निम्न उद्देश्य होते हैं: पहले से ही सोचना, विचारना, उद्देश्यों और नीतियों का स्पष्ट रूप से निर्धारित करना। थर्ड है लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की उचित प्रक्रिया का चयन करना। फोर्थ है उद्देश्यों और नीतियों के अनुरूप कार्य योजना की रचना करना। 5वां पॉइंट है योजना के निष्पादन के लिए किसको क्या जिम्मेदारी सौंपनी है।
तो ये सब चीज़ें क्या है, एक नियोजन के ही उद्देश्य हैं। नियोजन अल्पकालिक या दीर्घकालीन हो सकते हैं। देखिए, एक नियोजन जो हमारा होता है या तो 5-7 दिन के लिए हो सकता है, या 2 दिन के लिए हो सकता है, या 1 दिन के लिए हो सकता है, या 10 दिन के लिए हो सकता है। तो ये क्या होता है, एक अल्पकालिक भी होता है और दीर्घकालिक भी हो सकता है। इसमें प्रतिदिन की गतिविधियों की भी योजना बनाने की आवश्यकता रहती है। देखा जाए तो नियोजन वही नींव है जिसके आधार पर विभिन्न पदानुक्रम तथा स्तरों के सहभागी स्टाफ अपने कार्य को प्रभावशाली तरीके से संपादित कर पाते हैं। सफल नियोजन में निम्न प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट रूप से प्राप्त होना चाहिए, जैसे कि क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कौन करेगा तथा कैसे करेगा इत्यादि। फिर आता है हमारा आयोजन। अब आयोजन में क्या होती है, आयोजन प्रक्रिया में संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्यों की पहचान कर उन्हें विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है, अर्थात किस कार्य को कौन सा व्यक्ति कब, कहाँ और कैसे करेगा। आयोजन के दौरान ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसका कार्य क्या है। फिर है 3rd नंबर पे हमारा स्टाफ रखना। कौन सा है, स्टाफ रखना। प्रबंधन के इस चरण में आवश्यकता अनुरूप कुशल जन संसाधन की नियुक्ति, उसका प्रशिक्षण और देखरेख संबंधी कार्य किए जाते हैं। योजना की सफलता तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह जरूरी है कि आवश्यक ज्ञान और कौशलों वाले व्यक्तियों को ही काम पर लगाया जाए। निर्देशन और कार्य सौंपना। किसी भी योजना के सफल निर्देशन के लिए व्यक्ति में आवश्यकता तथा स्थिति के अनुरूप तुरंत तथा सही निर्णय लेने की क्षमता और योग्यता होनी चाहिए। इसमें कार्य विभाजन तथा जिम्मेदारी सौंपने के दौरान केवल उचित कौशल एवं योग्यता वाले कर्मचारियों को कार्यभार बांटना सम्मिलित है। एक अच्छा निर्देशन उसे माना जाता है जिसमें केवल संस्थान का हित ही नहीं बल्कि कर्मचारियों का हित भी सम्मिलित हो। फिर है 5वां पॉइंट, नियंत्रण करना। क्या करना, नियंत्रण करना। नियंत्रण का तात्पर्य लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों के अवलोकन से है। किसी भी योजना का सफल संचालन उसके नियंत्रण पर ही निर्भर करता है। इसमें पूर्व निर्धारित निष्पादन मानकों का निर्धारण, वास्तविक परिणामों की माप, मानकों की परस्पर तुलना और यदि वास्तविक तथा नियोजित निष्पादन मानक में कोई अंतर है तो उसके लिए उचित कार्य करना शामिल है। नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संगठन में प्रत्येक कार्य या गतिविधि पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप की जा रही है या नहीं की जा रही। यही होता है हमारा कंट्रोलिंग। फिर है 6 नंबर पे समन्वय करना। समन्वय का तात्पर्य संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों तथा व्यक्तिगत गतिविधियों के प्रयासों में एकता, एकीकरण, सामंजस्य, मेल तथा सहयोग लाने से हैं। जो कोऑर्डिनेटिंग वाला काम है ना, जो एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या करेगा कि संस्था के सभी एम्प्लॉयज़ में, सभी काम करने वाले वर्कर में एकीकरण, सामंजस्य, मेल और सहयोग लाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान प्रबंधक यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयास कार्यों की एकता से सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। फिर है हमारा प्रतिवेदन। इसमें विभागों के विभिन्न अधिकारियों जैसे प्रबंधकों, प्रशासकों की रिपोर्टों, पत्रों और रिकॉर्डों आदि का हम लिखित में एक कार्य रखते हैं। फिर हमारा 8वां पॉइंट है बजट बनाना। अब बजट तो ऑफिस के बनेगा। यह सभी संस्थानों के लिए मूलभूत कार्य होती है जिसमें भोजन सेवा और भोजन प्रबंध इकाइयाँ संस्थान भी सम्मिलित हैं। सभी गतिविधियाँ उपलब्ध वित्त का ध्यान में रख कर ही नियोजित एवं शुरू की जाती है। बजट बनाने में वित्त उपलब्धता को ध्यान में रखकर नियोजन किया जाता है और कार्य की शुरुआत की जाती है।
अब देखिए आज हमने क्या पढ़ा, नियोजन के कार्य पढ़े, और ये एक अच्छा इसमें से एक क्वेश्चन भी बनता है। धन्यवाद।